उमेश और मेरी शादी को 5 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी। मैं बाज थी, मगर मैंने उमेश से झूठ बोल दिया था कि लेडीज डॉक्टर ने कहा है हमारा बच्चा बहुत जल्द हो जाएगा, और उमेश ने मेरी बात पे विश्वास भी कर लिया। लेकिन अब मैं और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं झूठ बोल बोल कर थक चुकी थी। मैंने सोचा कि मुझे सारी सच्चाई अपने पति को बता देनी चाहिए। अब मैं उसे धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अपने पति को हकीकत बताने से पहले मैंने अपने माँ को फ़ोन किया था और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मम्मी कहने लगी, तुम ऐसा करो, अपनी पति की दूसरी शादी करवा दो। तुम्हारा पति तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, साथ ही दुख भी हुआ था। मुझे यही लगा कि मेरी मम्मी मुझसे दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि मैंने उनकी बहुत बदनामी करवाई थी। मैं गुस्से से बोली, मम्मी, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतना कह के मैंने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया था। शाम के समय जब उमेश घर वापस आया तो मुझे देखकर बोला, क्या बात है रश्मि, तुमने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं बोली, मेरी किस्मत में ही अंधेरा लिख दिया गया है, उस अंधेरे का क्या करूं? मैं तो उजड़ गई। उमेश कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। फिर बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उमेश को फिर सब कुछ बता दिया कि मैं बाज हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गई थी। उसने कहा कि तुम बाज हो और अब तुम उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात सुनकर उमेश के चेहरे पर पल भर के लिए उदासी उभर आई थी, लेकिन तुरंत ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं रश्मि, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। उमेश के तसल्ली देने पर मैंने अपना मूड ठीक कर लिया था। लेकिन एक दिन यह बात मेरी सास को भी पता चल गई थी और फिर उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई हुई थी। मेरी सास उनसे कहने लगी, तुम मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। हमारी पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारी पहली बहू को क्या हो गया जो तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हो? तब मेरी सास बोली, वह तो बेचारी बांझ है, अब हमें तो अपनी वंश को आगे बढ़ाना है ना, इसलिए मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। यह सब बातें सुनकर मैं थर थर काँपने लगी थी। जब उमेश घर वापस आया तो मैं रो रो कर उसे सारी कहानी सुनाई। उमेश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गया और अपनी माँ के साथ पास खड़ा करके बोला, मम्मी, रश्मि के अलावा मैं किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता और मुझे बच्चों से ज़्यादा अपनी पत्नी से मोहब्बत है। इसलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी की चर्चा भी मत करना। मेरी सास ने गुस्से से सर झटका और कहने लगी, मैंने तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपनी बाज पत्नी के इस कदर नाज नखरे उठाता हो। जबकि उमेश की बातें सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि कितना प्यार करने वाला पति मिला है। मैंने दिल ही दिल भगवान को धन्यवाद दिया था कि उमेश का प्यार मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखना। रात हुई तो मैंने सोचा कि उमेश को चाय बना कर दे दूँ। मैं चाय बनाने के लिए किचन में आई तो मेरी सास के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई थी। मैंने गौर किया तो वो अपनी बेटी से फ़ोन पे बात कर रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं रश्मि को तलाक दिलवा कर उमेश की दूसरी शादी ज़रूर कराऊंगी। तुम ऐसा करो कि उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। यह बातें सुनकर मेरे दिल पे बोझ आ गिरी थी। मैं चाय बनाए बगैर ही कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे अब अपनी मम्मी का ख्याल आया था, मगर पिछली बार उन्होंने जो मशवरा मुझे दिया था वह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वह भी मेरी सास की तरह मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैंने ना चाहते हुए अपनी मम्मी को फ़ोन मिला दिया और मैं रोने लगी। मम्मी बोली, रश्मि बेटा, तुम कहाँ गायब हो गई थी? क्या मेरे साथ बात करने को जी नहीं चाहता? मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ मेरे खातिर तड़प रही होगी। मैंने कहा, मम्मी, मेरी ज़िंदगी पहले तो बहुत अच्छी थी, मगर जब से मुझे इस बात का पता चला है कि मैं बाँझ हूँ, तब से हर समय मेरे सर पे तलवार लटकती रहती है। मेरी सास ने पड़ोसन से कहती है
कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, तो कभी अपनी बेटी से कहती है, इस बार बहू मैं अपनी पसंद के लेकर आऊँगी, तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो। मम्मी, उमेश बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरे खातिर अपनी माँ से लड़ जाता है, मगर आखिर है तो मर्द ही ना। कब तक मुझे अपनी दिल की रानी बनाकर रखेगा? एक ना एक दिन तो उसे इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि उसकी ज़िंदगी में भी एक बच्चा होना चाहिए और उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मम्मी कहने लगी, मुझे एहसास है कि इस समय तुम पे क्या बीत रही होगी, इसलिए तो तुम्हें उस दिन इस बात का मैंने बोला था कि तुम उमेश की दूसरी शादी खुद अपने हाथों से करवा दो। वह अपनी करोड़ों की जायदाद यूं ही तो छोड़कर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, उसे वारिस चाहिए होगा। आज नहीं तो कल वह दूसरी शादी के बारे में ज़रूर सोचने लगेगा। अगर तुम्हारे पति ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली, तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। मेरी मानो तो किसी गरीब की लड़की से उसकी शादी करवा दो। वह तुमसे दबकर रहेगी और तुम्हारी एहसानमंद भी रहेगी और कभी भी तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी। बच्चा पैदा करेगी तो तुम भी बराबर की माँ कहलाने की हकदार होगी। मम्मी की बातें सुनकर मुझे लगा था कि वह बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं मम्मी से बोली, आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने सोच लिया था कि उमेश की दूसरी शादी करवाए बगैर मेरा अब इस घर में गुजारा मुमकिन नहीं है। हालांकि यह बात मेरे दिल पर किसी कयामत की तरह गुजर रही थी कि मैं खुद अपनी ही आंखों से अपनी पति की शादी करवा रही थी, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी और मुझे उमेश पर विश्वास था कि उमेश का प्यार मेरे लिए कभी भी कम नहीं होगा और इसलिए मैं घर वालों से चोरी छुपे उमेश के लिए लड़की ढूंढने लगी थी। मैं गांव की रहने वाली थी, गांव के चौधरी और सरपंच की इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता और भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत थी, मगर मुझे सिर्फ एक ही बात की कमी थी और वह यह थी कि मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने बचपन में ही तय कर रखा था और जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय हुआ था उसका नाम मनोहर था। उसने आज तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, जबकि मैंने इंटर किया हुआ था। हमारे गांव में लड़की अगर इंटर पास कर ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और फिर मनोहर बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। शिक्षा तो मेरे भाइयों ने भी हासिल नहीं की थी, मगर वह फिर भी सुलझे हुए इंसान थे। बात करने का ढंग उन्हें आता था। मम्मी ने मेरे भाइयों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की थी, लेकिन मनोहर को तो अच्छे बुरे का तमीज़ तक नहीं सिखाई गई थी। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चलता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे उससे बहुत ही नफरत हो रही थी। मनोहर की एक बात जो मुझे बहुत ही बुरी लगती थी वह यह थी कि गांव की हर दूसरी लड़की से चक्कर चलाने के बावजूद वह मुझसे मोहब्बत का दावा करता था। मुझे रश्मि की जगह राधा कह के बुलाया करता था। मुझसे कहता था, राधा मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। और मैं मनोहर से कहती कि तुम्हारे लिए तो गांव की सारी लड़कियां हैं, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। तो वह कहता है कि कृष्ण तो सिर्फ राधा के होते हैं, बाकी तो सारी गोपियां हैं। एक बार मनोहर मेरे लिए गांव के मेले से कांच की चूड़ियाँ लेकर आया था। मनोहर के इन लोफर हरकतों से मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं मनोहर की लाई हुई चूड़ियाँ अपने पैरों के नीचे डालकर तोड़ दी थी। मेरी इस हरकत से मैंने पहली बार मनोहर की आंखों में आंसू देखे थे और मनोहर की आंखों में आंसू देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन मनोहर इतना गिरा हुआ था कि अगले ही दिन एक लड़की के साथ घूमते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था और फिर मेरे दिल में जो उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी जगी थी वो अभी ख़त्म हो गई थी। मम्मी पापा से बात करती तो वह कहती कि कोई बात नहीं, मनोहर अभी बच्चा है, खुद ही संभल जाएगा। खैर, कुछ साल पहले ही मेरे बड़े भाई ने गांव में अस्पताल बनवाने की एप्लीकेशन दी थी। उन्हीं दिनों एक टीम गांव में आई थी और ज़मीन वगैरह का परीक्षण कर रही थी और फिर गांव में एक बहुत ही बड़े अस्पताल की बुनियाद डाली गई थी। वहां आए हुए सब लोग पापा के डेरे में रहते थे। कुछ दिन बाद टीम वापस चली गई थी, मगर एक ऐसा इंसान था जो वापस नहीं गया था। उसका नाम उमेश था। उसे गांव की आबो हवा बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए उसने पापा से अनुमति लेकर कुछ दिन यहीं रहने का इरादा बना लिया था। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ निकली तो मेरी नज़र उमेश पे पड़ी थी। पहले ही नज़र में उमेश मुझे पसंद आ गया था।
उमेश के आंखों की चमक बता रही थी कि मैं भी उसे पसंद आ गई थी। और फिर अगली बार मैं उमेश से खुद ही मिलने चली गई थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा दिया था और कहने लगा, मुझे भी आपका ही इंतज़ार था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया था। मैंने मम्मी के फ़ोन से उसे फ़ोन किया था और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। वह कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तब मैंने उसे अपने मंगेतर मनोहर के बारे में सब कुछ बता दिया था। वह मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। कहने लगा, वो तो बहुत ही अजीब इंसान है। मैं उसके साथ 2 मिनट खड़ा रह के बात भी नहीं कर सकता। तुम उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? मैंने उमेश से कहा कि तुम अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आओ। हो सकता है मेरे माता पिता को मुझ पे तरस आ जाए। उमेश ने हामी भरी थी और वापस से शहर चला गया था और फिर पूरी 1 हफ्ते बाद अपनी बहन और माँ के साथ वापस लौटा था। उसने मेरा रिश्ता मांगा था, मगर मेरे पापा ने मना कर दिया था। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मैं हर समय रोती रहती थी। मेरी भाभी और मेरी माँ मेरा दिल बहलाने की कोशिश किया करती थी। एक दिन मैंने पापा से बात करने का फैसला लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं मनोहर से शादी नहीं कर सकती। पापा ने मेरे सर पे हाथ रखा और बोले, बेटा, मैंने मनोहर की माँ को जुबान दे रखी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं मनोहर की स्वर्गीय माँ से किया वादा इस तरह तोड़ नहीं सकता। पापा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं, वह समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। औरत अगर अच्छी और वफादार हो तो बद से बद लड़का भी ठीक कर लेती है। पापा यह कह के बाहर निकल गए थे। मैंने उसी समय उमेश को फ़ोन किया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर मैं भी उमेश के साथ शहर भाग आई थी। मुझे मालूम था कि मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी, मगर मैं मजबूर थी। मैं उमेश को खोना नहीं चाहती थी। उमेश ने मेरे साथ शादी की और मुझे अपने घर ले गया था। मगर जब मैं उमेश की माँ को पता चला कि उमेश मुझे घर से भगाकर लाया है, तो वह कहने लगी, बेटा, तुम गांव के चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वह तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उमेश भी एक करोड़पति बाप का बेटा था, मगर मेरी सास जरा पुराने विचारों की मालिक थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने मेरे और उमेश के बीच फूट डलवाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन उमेश एक अच्छा पति साबित हुआ था। जिंदगी के हर मोड़ पे उसने मुझे इज्जत दी थी। यह भी भगवान की कृपा थी कि मेरे पापा और भाइयों ने मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी ज़िंदगी नर्क बन के रह जाती। खैर, नर्क तो अभी भी बनी हुई थी, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि मैं बाज हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे यही ख्याल आता कि मेरे साथ यह सब मेरे माँ बाप की बद्दुआ का नतीजा तो नहीं। खैर, अब मैंने अपनी पति की दूसरी शादी करवाने की सोच ली थी। मैं अपनी सास की जिद के आगे अपनी ज़िंदगी तबाह होने नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी सास से चोरी छुपे मोहल्ले की एक औरत को कुछ पैसों के बदले अपने साथ मिला लिया था। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे किसी मजबूर लाचार सी लड़की का रिश्ता लेकर दो और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस औरत ने बड़े ही गुप्त रूप से मुझे अपने घर पे बुलाया था। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी थी। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर ही दंग रह गई थी। ऐसा लग रहा था वह जैसे चाँद का टुकड़ा है। रिश्ता करने वाली वह औरत कहने लगी, यह लड़की अनाथ है और अपने चाचा के साथ रहती है। इसकी चाची चाहती है यह जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैं तो लड़की की तस्वीर देखकर बोली, आंटी, मैं कभी अपने पति की शादी इस लड़की से नहीं करूँगी। उसका हुस्न तो देखो, मेरा पति तो इसके इश्क में पागल ही हो जाएगा। वह औरत कहने लगी, बेटा, यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको हाथ से मत जाने दो। यह बहुत ही सीधी सादी लड़की है, तुम्हारे सामने दबकर रहेगी। मेरा जी तो नहीं मान रहा था, मगर मैंने उस नीतू नाम की लड़की का रिश्ता स्वीकार कर लिया। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो बड़ा अजीब सा मंजर देखने को मिला था। मेरा पति सोफे पे बैठा हुआ था, जबकि मेरी सास और ननद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी ननद बोली, भाई, आप एक बांझ लड़की के साथ ज़िंदगी क्यों गुजारना चाहते हैं? मैंने और मम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है।
तुम मुझसे शादी कर लो। जिस पर उमेश बोला, आप दोनों अब बस भी करो। मैंने अपनी पसंद की शादी करके कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं कर लिया कि आप मुझे हर वक्त ताने देते रहते हैं। मैंने आपसे कह दिया है कि रश्मि के अलावा मैं किसी को स्वीकार नहीं करूँगा। वह मेरी पत्नी है और मरते दम तक वही मेरी पत्नी रहेगी। जहाँ सास और ननद की बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया था, वही उमेश की बातें सुनकर मुझे बहुत ही हिम्मत मिली थी। मैं उनसे कुछ बोले बिना ही कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद उमेश भी मेरे पीछे आ गए थे। वह कहने लगे, तुम मम्मी और दीदी की बातों को दिल पे मत लेना। मैं बोली, आप दूसरी शादी कर ले। उमेश मेरी बात पर हैरान हो गया था। वे कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। मैंने कहा, मैं आपको दूसरी शादी की इजाज़त दे रही हूँ, मगर आप मेरी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। उमेश कहने लगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को स्वीकार नहीं कर सकता, फिर वह चाहे तुम्हारी पसंद की हो या फिर मम्मी की पसंद की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बोली, मुझे बच्चे की इच्छा है। आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर भी बच्चे होंगे। मेरी तरसती हुई ममता को सुकून मिल जाएगा। उमेश ने इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठी रोती रही। सच तो यह था कि मुझे बच्चों की कोई इच्छा नहीं थी। मैं तो बस यह उमेश को खोने के डर की वजह से कर रही थी। खैर, कुछ दिन मेरे और उमेश के बीच नाराज़गी रही थी, मगर मैंने उसे रो रो कर दूसरी शादी के लिए तैयार कर ही लिया था। मगर मैं बहुत खुश नहीं थी। उमेश की दूसरी शादी जिससे करवा रही थी, उसका नाम नीतू था। नीतू को अपनी सहेली बना लिया था, और जिस दिन नीतू मेरी सौतन बनकर मेरे घर आई थी, मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने उमेश के साथ भी खूब लड़ाइयाँ की थी कि कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेते। सास को यूँ जलता हुआ देखकर वैसे तो मुझे सुकून मिलना चाहिए, मगर मैंने वह पूरी रात अंगारों पे गुजारी थी। मैं पूरी रात रोती रहती थी। यह ख्याल मेरी रूह को छलनी करने के लिए काफ़ी था कि जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वो किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बाहों में अब तक मैं सोती आ रही थी, आज उसकी बाहों में कोई और सो रही होगी। मुझे किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था। पूरी रात करवटें लेते लेते गुजार दी थी। सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से निकल आई थी, क्योंकि मैं उमेश से मुलाकात करना चाहती थी। मगर वह तो दिन के 12 बजे जाने पर भी कमरे से नहीं निकला था। मैंने अपनी सौतन नीतू से पूछा तो वह कहने लगी, उमेश तो सो रहे हैं। मैंने उसकी तरफ घूर के देखा और बोली, तुमने उसे जगाया नहीं? तब नीतू रोने लगी थी और बोली, उमेश ने मुझसे कहा है कि उन्होंने यह शादी सिर्फ आपकी जिद की वजह से की है, और अब मैं किसी भी तरह उन पे अपना हुक्म ना जताऊं, नहीं तो वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं फिर से अपनी चाची के घर जाने का सोच भी नहीं सकती। मेरी चाची मुझ पे बहुत जुल्म करती हैं। रिश्ते कराने वाली आंटी ने सच में बहुत ही मजबूर सी लड़की मुझे ढूंढ कर रखी थी। खैर, मैंने सोचा कि उमेश मुझसे नाराज़ होंगे, खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल आएंगे, मगर मेरी यही गलतफहमी थी। उमेश की शादी को आज तीसरा दिन था, मगर वो अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। मुझे अजीब सा ख्याल सताने लगे थे, इसलिए जब एक दिन नीतू किचन में बिजी थी तो मैं उसके कमरे में चली गई। उमेश अपने मोबाइल पर बिजी था। कदमों की आवाज़ सुनकर बोला, आ गई मेरी प्यारी नीतू। शब्द थे या हथौड़े जो मेरे सर पे आ लगे थे। मैं वापस उन्हीं कदमों से वापस लौट आई थी। क्या सिर्फ 3 ही दिनों में नीतू ने उमेश को अपना बना लिया था? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा दिल बहुत ही तड़प रहा था। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी थी। तब पता चला कि मेरी तो ननद भी आई हुई थी। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देखा तुम्हारी माँ कितनी सियानी है। मैंने एक ही चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। रश्मि बेचारी को तो यह भी नहीं मालूम कि उसने अपनी पति की शादी जिस लड़की से करवाई है वह मेरी पसंद की लड़की थी। और फिर उमेश भी नीतू पर पहले ही नज़र में फिदा हो गया था। यह सब तो इस लालची औरत की वजह से हुआ है जिसने रश्मि को बेवकूफ़ बनाया था। यह सब सुनकर मेरा दिल फटने लगा था।
मेरी सास आगे बोली, मैं रश्मि को खाने में बच्चा ना होने वाली इतनी गोलियां खिलाई है कि अब वो सच में बाज बन चुकी है। यह सब शब्द थे कि पत्थर जो मेरे शरीर पे बरस रहे थे। मैं जल्दी से अपने पति के कमरे की तरफ गई थी ताकि उसको बता सकूं कि आकर अपनी माँ और बहन की बातें सुने। उन्होंने मुझ पे कितना जुल्म किया है। जब मैं रमेश के कमरे की तरफ गई तो वह नीतू से कह रहा था, मैंने जज्बात में आकर बहुत ही गलत फैसला कर लिया था जब मैं रश्मि को भगा कर लाया था। मुझे तो शादी के कुछ ही समय बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रश्मि के भाइयों को पता चल चुका था कि वह मेरे साथ आई है, इसलिए वह मुझे फ़ोन करके धमकाते रहते थे कि हमारी बहन घर से भागी ज़रूर है, मगर अब भी वह अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। मैं वहाँ रहकर आया था, मुझे पता है कि वह लोग कितने खतरनाक हैं, इसलिए मैं रश्मि को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। अब मम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी पत्नी को पागल बनाया और उसी के हाथों मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी है। और मेरी जान नीतू, तुम भी मुझे पहली नज़र में भा गई थी। ज़िंदगी भर अब तुम मेरे साथ रहोगी। हाय, मैं यह क्या सुन रही हूँ? यह वही उमेश था जिसकी वजह से मैंने खुद को दांव पे लगा दिया था। मैं दबे कदमों उमेश के कमरे में चली गई थी। वह मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो गया था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका राज इतनी जल्दी जान लूँगी। मैं बोली, उमेश, अगर छोड़ना ही था तो यूं ही छोड़ देते। मुझे बाज बनाना ज़रूरी था क्या? किसी इंसान से भगवान की दी हुई सौगात छीन लेना उसका खून कर देने के बराबर होता है। तुम सबने मिलकर मुझे बेमौत मार दिया है। इतना कह के मैं उसके कमरे से निकल आई थी। वह मेरे पीछे आया था। कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा था, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसी रात मैं उमेश के घर से और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल आई थी। मैं अभी एक अनाथ आश्रम में रहती थी। मैंने उमेश से अभी तक तलाक नहीं ली थी, क्योंकि अब मुझे किसी भी मर्द पे विश्वास नहीं था। तो फिर तलाक लेने का क्या फ़ायदा? मैं मम्मी से फ़ोन पे बात कर लिया करती थी। वह मुझसे मिलने भी आती हैं। वह मुझे घर भी ले जाना चाहती हैं, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने भाइयों और बाप का सामना कर सकूं। एक दिन अपनी किस्मत पर बैठी आंसू बहा रही थी, तभी बाहर बैठा गार्ड मेरे पास आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मुझे देता हुआ कहने लगा, मैडम जी, यह लिफाफा एक आदमी आपके लिए देकर गया है। उस लिफाफे पर नज़र पड़ते ही मुझे ख्याल उमेश का आया था, और इस ख्याल के साथ ही बेतहाशा नफरत मेरे दिल में उमड़ आई। अब तो मुझे उमेश के नाम से ही नफरत हो रही थी। खुद भी हंसी आती थी कि कभी मैंने उमेश को दिलो जान से चाहा था। जी चाहा कि वह लिफाफा उठा के अभी बाहर फेंक दूं, और अपने इस ख्याल को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ी। लेकिन फिर मैंने सोचा, उमेश मेरे लिए इतना कब से मेहरबान हो सकता है कि वह मुझे कोई गिफ्ट भेजे। वह तो अपनी नीतू में खोया हुआ है, और जो कुछ उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ किया, उसके बाद तो मैं उमेश से किसी बात की उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। कुछ सोचकर मैं वो लिफाफा वहाँ से लेकर चली आई, और अंदर कमरे में बैठकर जब वो लिफाफा खोला तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे रह गई, क्योंकि उसमें वही रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ थीं जो कभी मुझे मनोहर ने दी थी। उन चूड़ियों को देखते ही मनोहर का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। हो ना हो यह चूड़ियाँ मुझे मनोहर ने ही भेजी थी। मैं फ़ौरन दरवाजे की तरफ भागी थी और गार्ड से पूछा, यह चूड़ियाँ तुम्हें किसने दी? तो वह उसने बताया कि जिस आदमी ने यह चूड़ियाँ दी थी वह तो कब का जा चुका है। लेकिन साथ ही उस आदमी ने कहा है, अगर रश्मि मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दे तो तुम इन कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रख लेना और मुझे दे देना। यह टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े मेरी पूरी ज़िंदगी की पूंजी है। मनोहर अचानक ही मेरे लफ्ज़ फड़फड़ाए थे। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। लोफर और लापरवाह मनोहर का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। क्या मनोहर को मैं अब भी याद थी? क्या मनोहर अब भी मुझसे मोहब्बत करता है? लेकिन मैं अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मैं कांच की चूड़ियों को हाथ में थामे वापस कमरे में आ गई थी, और अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने मनोहर के बारे में पूछा था, और मनोहर के बारे में जो कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई, उसे सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था।
मेरी माँ ने बताया कि जिस दिन तुम उमेश के साथ घर से भाग गई थी, उस दिन मनोहर बहुत रोया था। उसकी चीख से पूरा गांव अपना दिल थाम के रह गया था। वह चीख चीख कर बस राधा राधा पुकार रहा था। मुझे याद आया कि मनोहर मुझे राधा ही पुकारता था। माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वह एकदम बदल गया था। उसने अपनी बाप की सारी ज़मीन को बेचकर गांव में एक स्कूल खुलवाया था। उसे लगता है कि तुम उसे अनपढ़ होने की वजह से छोड़कर गई हो। स्कूल में टीचर रखकर उसने स्कूल के गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया। साथ ही साथ शहर में अपना एक बिजनेस में खड़ा किया, जो धीरे धीरे तरक्की करता गया। और अब भगवान की कृपा से मनोहर के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन जितना ही उसके पास पैसा है, उतना ही वह गरीबों को दान कर देता है। वह कहता है कि मैं इतने सारे पैसे को अपने पास रख कर क्या करूँगा, जब मेरी राधा ही मेरे पास नहीं है। ना हंसता है, ना बोलता है, बस चुपचाप अपने आप में खोया रहता है। जब तुम्हारे पापा और मैं उसे देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उसकी हालत की जिम्मेदार हमारी अपनी बेटी है। मनोहर के बारे में यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जल्द से जल्द मनोहर से मिलना चाहती थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल मनोहर से मिलने के लिए मचल उठा था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं मनोहर से एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में चमक आ गई थी। कहने लगी, रश्मि अगर तुम चाहो तो मनोहर के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती हो। वह अब भी तुम्हारे इंतज़ार में है। लेकिन मैं अब कहाँ मनोहर के काबिल थी। मैं तो एक बांझ औरत थी और एक शादीशुदा औरत थी। लेकिन एक बार मनोहर से मिलकर उसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जो मैं उसकी मोहब्बत को पहचान ना पाई और उमेश को हीरा समझकर पत्थर से सर फोड़ बैठी थी। मैं मम्मी के साथ मनोहर के घर पहुँच गई थी। उस समय मनोहर अपने घर पे नहीं था। नौकर ने मुझे बाहर हॉल में ही बिठा दिया था। मम्मी और मुझे काफ़ी देर हो गए, लेकिन मनोहर अभी तक नहीं आया था। तब मैंने नौकर से पूछा, मनोहर के कमरे में चली गई थी। साफ सुथरा कमरा कहीं से भी मनोहर का कमरा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ही पढ़े लिखे इंसान का कमरा है। और फिर अचानक ही मेरी नज़र एक ऐसे चीज़ पे पड़ी कि मैं वहीं दिल थाम कर बैठ गई थी। सामने ही दीवार पर शीशे में लगे फ्रेम में उन्हीं कांच की टूटी चूड़ियों के टुकड़े से राधा लिखा हुआ था, जिसका मतलब है मनोहर मुझसे उसी समय से इतनी मोहब्बत करता था और मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई थी। मनोहर ने जब मुझे पहली बार चूड़ियाँ गिफ्ट की थी और मैंने उन्हें पैरों से कुचल कर तोड़ दिया था, मनोहर ने उन चूड़ियों के टुकड़े को संभाल कर रखा हुआ था और आज तक उन्हें संभाल कर रखे हुए थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और पता ही नहीं चला कि मनोहर मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था। और जब उसने राधा कह के पुकारा तो मैं अचानक ही पलटी थी। वह तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा था। वह लापरवाह सा लोफर सा मनोहर कहीं खो गया था। मेरे सामने एक सज्जन व्यक्ति खड़ा था, जिससे देखकर कह नहीं सकते कि वह अनपढ़ है। मैं रोती हुई अचानक ही मनोहर के सीने से जा लगी थी। मैंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी। मैं यह भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मनोहर से मेरा कोई संबंध नहीं था। मनोहर बहुत देर तक यूं ही खड़ा रहा और मैं मनोहर के सीने से लगी रोती रही थी। मेरे मुंह से बस यही सब निकल रहे थे, मनोहर मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। शायद इसलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है। बहुत देर बाद मनोहर ने मेरे सिर पे हाथ रखा था। उसने कहा, राधा मैंने तुम्हें कभी कसूरवार ठहराया ही नहीं था। गलती तो मेरी ही थी जो मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। मैं आंसू पोंछती हुई मनोहर के सीने से अलग हुई थी। थोड़ी देर बाद मनोहर बोला कि राधा, मेरे दिल के दरवाजे अभी तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं, चाहे तो झाँक कर देख सकती हो। एक पल के लिए मनोहर के चेहरे पर वही शरारत उभर आई थी। पहले वाली लापरवाही मनोहर के चेहरे पर हुआ करती थी। मैंने रोते हुए कहा, मनोहर अब मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। मैं उमेश की पत्नी हूँ और एक बाज औरत हूँ। जिस पर मनोहर ने कहा कि राधा तुम मेरे लिए अब से वही पहले वाली राधा हो जिससे मैं बेतहाशा मोहब्बत करता था और आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा और बाज हो, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि मैं मनोहर की ज़िंदगी में
और रोशनी भरने के बजाय उसकी ज़िंदगी में अंधेरा भर देती। मैं उसे बच्चों की खुशी नहीं दे सकती थी और उमेश ने मुझे मुझे जो जख्म दिया था वह अभी ताज़ा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल किसी मर्द पे विश्वास नहीं कर रहा था। मर्द मर्द ही होता है। कहीं ऐसा ना हो मनोहर को भी कल बच्चों की चाहत होने लगे और वह भी मुझसे नज़रें चुरा ले। मैं रोती हुई बाहर भाग गई थी और अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के अपने घर वापस आ गई थी। मेरे पापा और मेरे भाइयों ने भी मेरी हालत को देखते हुए मुझे माफ़ कर दिया था। अगले दिन फिर मनोहर मेरे पास आया था। उसने उस उदासी भरे शब्दों में कहा था कि राधा, मुझे पता है कि मेरी मोहब्बत इतनी खोखली है कि भगवान ने मुझे दूसरी बार मौका दिया और तब भी तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत को नहीं अपनाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा। कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। मैं यह कांच की चूड़ियाँ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत स्वीकार है तो उन्हें पहनकर बाहर आ जाना, नहीं तो इन्हें तोड़कर उनके टुकड़े मेरे पास ले आना। यह कहकर मनोहर वह कांच की चूड़ी मेरे बेड पे रखकर चला गया था। मैं बहुत देर तक उन कांच की चूड़ियों को देखती रही थी। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया था, एक सच्चे प्यार को पाने का मौका था, और अब मैं उस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने वह कांच की चूड़ियाँ उठाई और अपने हाथों में पहन ली थी। जब मैं बाहर निकल कर आई तो मनोहर मम्मी के साथ बातों में बिजी था। मैंने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। मुझे बाहर आते देख मनोहर के चेहरे का रंग बदल गया था। वह शायद यही सोच रहा था कि मैं चूड़ियों के टुकड़े लेकर आई हूँ, और जब मैं उसके सामने आकर अपने हाथ सामने किए तो वह खुशी से उछल पड़ा। उसने मम्मी का लिहाज किए बिना मेरे हाथों को चूम लिया। मम्मी ने खासकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था तो उसने जल्दी से मेरे हाथ छोड़ दिए थे। मैं हंसती हुई अपने कमरे में भाग गई थी। मेरी तरह से हाँ होते ही शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। उधर मेरे भाई और पापा ने उमेश से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे रखी थी। एक हफ्ते में ही मेरा और उमेश का तलाक हो गया था और मेरी शादी मनोहर से हो गई। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। ऐसा लग रहा था कि यह मेरी पहली शादी है। शादी की खुशी क्या होती है वह मुझे अब एहसास हुआ था। इससे पहले तो मैं उमेश के साथ बस कोर्ट मैरिज की थी। मनोहर के साथ ज़िंदगी इतनी हसीन हो जाएगी कभी सोचा नहीं था। मनोहर की मोहब्बत के साए में 1 साल गुजर चुका था। मैं मनोहर को अपनी और उमेश की सारी कहानी सुना दी थी। मनोहर ने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया था और डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई थी कि इलाज के बाद मैं माँ बन सकती हूँ। और एक दिन मार्केट में शॉपिंग करते हुए मेरी मुलाकात उमेश से हुई थी, लेकिन उमेश के चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी। मुझे देखते हुए मेरे पास आया था, मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। कहने लगा, रश्मि, मैं और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सज़ा भगवान ने मुझे दे दी। मेरी माँ पैरालाइज हो गई है और अब वो बिस्तर पे पड़ी रहती है। मेरी माँ को बच्चा खिलाने की बहुत जल्दी थी और जब शादी के 1 साल बाद भी नीतू प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैंने और नीतू ने अपने टेस्ट करवाए, जिसमें नीतू की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट में आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अब नीतू दिन रात मुझे बांझ होने की ताने देती है। रश्मि, मुझे तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आती है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। तुम मेरी ज़िंदगी से जा चुकी हो, लेकिन बस एक काम कर सकता हूँ कि तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर तुम माफ़ कर सकती हो तो प्लीज़ ज़रूर कर देना। हो सकता है तुम्हारे माफ़ करने से मेरी ज़िंदगी में आए हुए दुख थोड़े से कम हो जाए। मैंने कसकर मनोहर का हाथ पकड़ा और मनोहर की तरफ देखते हुए उमेश से कहा कि उमेश, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दे दी है तो फिर भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें सज़ा देने वाली। और इतना कह के मैं आगे बढ़ गई। उमेश हारे हुए जुआरी की तरह मुझे देख रहा था और मैं मनोहर का हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही थी, जहाँ आगे ज़िंदगी में मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ थी। दोस्तों, हमारी कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।